हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आपका जो पेपर है फरवरी मार्च में होने वाला है जीडी का, तो उसके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी और मैं सीजीए अकाउंटेंट हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया है, ठीक है। और मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ फिलहाल कृषि भवन में। तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर सीरीज, क्योंकि हमने बहुत पहले इसे फॉलो किया था। इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आ जाइए, नीचे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैथ का सवाल जो शुरू हो रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से डिविजिबल हो जाती है। 12, 16 और 18 से डिविजिबल हो जाती है। समझ रहे हो बात? मतलब मैं ये बोलूंगा आपसे कि छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है एलसीएम, जिसका मतलब ही होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा मल्टीपल जिस मल्टीपल से अगर हम 12, 16 और 18 से डिवाइड करें तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाए। मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? तो 12, 16 और 18 का जो एलसीएम होगा आप निकालेंगे तो बन जाएगा 144 के बराबर, ठीक है। इसका एलसीएम ही होगा 144। आपसे कह रहा है जिसमें से 5 घटाने पे ये संख्या डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब ये तो तुम्हारा पूरा पूरा डिविजिबल है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस एलसीएम में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये जो 149 हुआ, ये एक ऐसा नंबर है जिस नंबर में अगर हम 12 से, 16 से या 18 से डिवाइड करेंगे तो वो हर केस में 5 उसको रिमाइंडर देना ही देना है। समझ गए बात? मतलब 5 घटाने के बाद ये संख्या पूरी पूरी कटेगी, ना कि जोड़ने के बाद। समझ गए बात? एक बहुत ही घटिया किस्म का सवाल पहले वाला हमने देखा है, ठीक है। लेकिन जो सवाल है वो करना तो पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं नंबर 2 पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। मोहन जो है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर से कार्यालय जाता है और वापस चाल से कार्यालय से घर लौटता है। उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना 24 है। लौटते समय उसकी चाल कितनी होगी? बढ़िया सवाल। आप अगर देखेंगे जो एवरेज स्पीड है सेम डिस्टेंस के लिए, तो वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बोलेंगे भाई आपको ये वैल्यू दे रखा है इस वाले केस में, तो मैं कहूंगा ये बनेगा 24 के बराबर जो एवरेज है। यहाँ देखिए 2 टाइम्स 20 इंटू वाई अपॉन 20 प्लस वाई। दूसरा मेथड भी है बट पहले ये कर लेते हैं। आप देखो जरा, ये बन जाएगा 480 प्लस 24y इज इक्वल टू 40y, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करूँ बन जाएगा 16y इज इक्वल टू 480, काट लो 16 3 48, यानी कि जो y की वैल्यू आ चुकी है वो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। यदि x की वैल्यू दे रखी है तो आपसे कह रहा है कि इन तीनों का चतुर्थानुपाती आपको फाइंड आउट करना। पहले हम नंबर निकाल लेते हैं, वो नंबर है कौन सा? तो आप बोलेंगे 7 तेरे के 21 माइनस 1 यानी कि 20, 27 और 5 32, ये बन जाएगा 24 और 1 25, ठीक है। आपको निकालना है इसका चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। मैं इसको मान लेता हूँ एक्स के बराबर है। मैं देखना कैसे शॉर्टकट कैसे करूंगा। ये तो आपके पास ये तरीका है कि आप इस नजदीक को नजदीक वाले से गुना कर लो और दूर को दूर से गुना करके इक्वेट करो। मैं क्या करूंगा देखना जरा यहाँ पे। ये जो वैल्यू बन जाएगा ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 और 32 में 5 4 25 20 और 4 8 32, ये 5:8 का रेशियो है। तो ये वैल्यू भी तुम्हारा 5:8 का रेशियो होना चाहिए। तो अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 8 की वैल्यू 40 होगी। आगे बढ़े। यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो आपसे कह रहा है मेरे भाई कि उसके बेलन के आयतन में कितना वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच तुम्हारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो आपसे कह रहा है भाई कि हाइट को चेंज नहीं करना है, वो तो अपरिवर्तित है। तो यहाँ पे देखो पाई भी तुम्हारा कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट हो गया। तो आपसे कह रहा है कि जो वैल्यू सिर्फ फर्क पड़ेगा वो किससे फर्क पड़ेगा? आर स्क्वायर से। आपने आर को बढ़ाया 20%, लेकिन यहाँ पे आर जो है 2 बार बढ़ेगा। मतलब 20% को मुझे 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 प्लस 20 यानी कि 40 प्लस 20 का 20% यानी कि 4, 44% इज द रिक्वायर्ड आंसर।
तरीके और भी हैं, आप उससे भी कर लो। कैसे करेंगे? बहुत लेंदी होगा, इतना समझो ये बढ़िया सवाल है और ये बढ़िया मेथड है। आगे बढ़ते हैं। मोहन 1500 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलता है। यदि मोहन की चाल दे रखी है तो मोहन द्वारा ट्रैक के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? पता नहीं कितना गंदे गंदे सवाल पूछे जा रहे हैं। 1500 मीटर बटा 75 मीटर पर मिनट, बोलिए ना। आंसर भी है मिनट में। कितना गंदा सवाल है ये, फटाफट काट के आंसर निकाल दो यार। 20 मिनट, बहुत ही गंदा सवाल। थोड़े बढ़िया सवाल की हम लोगों ने उम्मीद कर रखी है। एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, और फिर आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ अगर कार्य करेंगे तो कितने दिनों की आवश्यकता होगी। फिर से आपका बेसिक सवाल आ चुका है। फिर से इस तरह का सवाल पता नहीं आपने अनगिनत बार कर चुका होगा। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। सी प्लस ए, ये आपका कह रहा है कि ये 12 दिनों में, ये 15 दिनों में, और ये तुम्हारा 20 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 के बराबर। तो जो एफिशिएंसी होगी मेरे भाई वो कितना होगा बताओ? 12 पच्चीस 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये दोनों को अगर तीनों को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार आएगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालने की बात करूंगा तो 4 3 7 5 12 का आधा यानी कि 6 क्या हो जाएगा? इन तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो अगर मैं तीनों को मिलाऊंगा ना तो 60 तुम्हारा काम है, 6 तुम्हारा एफिशिएंसी है, यानी कि 10 दिन में काम तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। समान दक्षता वाले दो पात्रों में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4, यहाँ बन जाएगा 3:1। यदि दोनों पात्रों को एक ऐसे पात्र में खाली कर दिया जाता है जिसमें पूरा मिश्रण को समाहित करने की क्षमता है, तो बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। जब सेम बर्तन है जिसका वॉल्यूम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रेशियो को सेम कर लेते हैं। 4 3 7, और 4 यानी कि 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 7 से नीचे मल्टीप्लाई। 4 तिया 12 और 70 की 21 कितना होता है? 33। H2। 4 चौका 16 और 7 एकम 7 यानी कि 23। 33:23 इज द आंसर। एक आदमी अपने आय का 87 रुपया खर्च करता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 100 रुपये तुमने कमाया तो 87 खर्च किया, यानी कि 13 रुपये आपने क्या कर लिया? सेविंग कर लिया। ये तुम्हारा सेविंग है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तुम्हारा क्या है? इनकम है। बोल सकते हैं भाई। आगे बढ़े। आपसे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई और उसने अपने व्यय में 17% की वृद्धि करी है, तो इसके बाद उसके बचत में कितना वृद्धि होगी? ये थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है केवल 2 डेसिमल तक आपको आंसर निकालना है। तो हमने अगर 18% को बढ़ाया तो ये बन जाएगा 118। इसमें जो है आपने 17% का बढ़ोतरी किया है। तो आप देखेंगे 8.7 जो है ये तुम्हारा 10% होगा। 1% जो है वो बन जाएगा 0.87। आपको निकालना 7%, यानी कि 7 के लिए क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8, 7 सते 49, 4, 8 सते 56 और 4 यानी कि 60। 6.09 अगर हम जोड़ देंगे इसमें तो कितना बनेगा बताइए? बताइए बताइए कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे 8 छो 14.79। 14.79 तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा तुम्हारा कितना? 101.79। बोलिए। यानी कि अब तुम्हारा नायका इनकम इतना है, नायका खर्चा तुम्हारा इतना है, तो जो घट के आएगा यानी कि 16 रुपया 21 पैसा, ये तुम्हारा क्या सेविंग्स है। इस रेशियो के अनुसार मैं बोल सकता हूँ। तो आपसे कह रहा है कि इसके बचत में कितना वृद्धि हुआ है। तो 13 से बढ़ के हो गया 16.21, यानी कि 3 रुपया 21 पैसा का वृद्धि हुआ आउट ऑफ 13 इंटू 100%। बोलिए। ये तुम्हारा क्या है? इंक्रीमेंट का परसेंटेज है, बचत का। बोल सकते हैं ना। तो बोलेंगे 321/13। 13×2 = 26, 61, 13×4 = 52 पॉइंट। तो आप देखेंगे 24 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 4 में सिर्फ दे रखा है। तो फटाफट मार के निकल जाएंगे। दिस इज द आंसर। आगे बढ़े। किसी कक्षा में 60 छात्रों द्वारा एक विषय में औसत प्राप्त जो अंक है वो 82 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अनुपात दे रखा है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? आपसे ये कह रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आपसे बोला कि 60 छात्र हैं, लड़कों का मान लेते हैं वो x के बराबर है। ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, 60 इंटू 82 इज इक्वल टू एक्स इंटू 75, क्योंकि ये बॉयज का है, प्लस लड़कियां कितनी होंगी, 60 में से एक्स कम कर देंगे, वो लड़कियों की संख्या हो जाएगा जो कि 85 लड़कियां लाई हैं। बोलिए ना, हो पाएगा ना कहानी। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन निकाला यहाँ से तो बन जाएगा 17, 5 निकाला बन गया 15, और ये 5 यहाँ से काट के हटा दिया, थोड़ा गुना भाग आसान बन गया। बोलिए ना, तो 12 दूना 24, 2 12 8 96 और 2 यानी कि 98 इज इक्वल टू ये बनेगा 15x, और माइनस करेंगे 17x यानी कि माइनस बन जाएगा 2x। बोलिए ना, माइनस बन जाएगा 2x, प्लस देखो 17 छक 102 यानी कि एक जीरो और, मतलब 2x को लाओ इस साइड, कितना बनेगा 2x इज इक्वल टू 20 और 16 यानी कि 36, जो x की वैल्यू कितना बनेगा 18। समझ गए, मतलब उस क्लास में 18 लड़के थे और बाकी 42 जो भी है वो लड़कियां होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द आंसर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। 10 पे आते हैं भाई। ए और बी 330 रुपए के लिए कार्य करना आरंभ करते हैं। ए इसे 11 दिनों में कर सकता है जबकि बी इसे 22 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वो 6 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। तो सी को उसके काम के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। समझ गए बात। ये सवाल थोड़ा बढ़िया है। अब देखेंगे ए और बी का जो टाइम का रेशियो है, रेशियो की बात ना करें, एक्चुअल टाइम कितना था, एक काम लगाता है 11 दिन में पूरा करेगा, ये तुम्हारा 22 दिन में पूरा करेगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं मेरे भाई, कितना बन जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1। और काम कितना होगा, इनके एलसीएम के बराबर, 22 के बराबर। तो एक्चुअल में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21, लगभग कुछ तो आगे बढ़ेंगे। यानी अगर सी की सहायता से वो 6 दिन में काम को पूरा करते हैं, मतलब ए भी 6 दिन काम किया होगा और बी भी 6 दिन काम किया होगा। तो ए ने 6 दिन काम किया तो 12 काम कंप्लीट, बी ने 6 दिन काम किया तो 6 काम कंप्लीट, यानी कि 18 काम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अभी भी जो 4 काम बाकी था, ये 4 काम को 6 दिन में कौन किया, जो एक्स्ट्रा हमारा जो सी की सहायता हो रही है ना, ये उसी ने किया है। तो अब मुझे सी का निकालना एफिशिएंसी है, तो कैसे निकालेंगे, 4 काम किया 6 के अनुपात से, मतलब 4/6 क्या हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि सी को उसके काम का भुगतान निकालिए, सी को उसके काम का भुगतान निकालिए। तो सी जो है इसका कितना हो जाएगा, 2:3 का रेशियो है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल रेशियो निकालूं तो आप देखेंगे 3 दूना 6, ये 3 और ये 2 के बराबर। बोलिए ना, सही है ना, सही है भाई। टोटल जो पैसा मिल रहा है मजदूरी, वो कितना है, 330 रुपया। 330 का जो सम होगा वो 6 3 9 और 2 11 के बराबर। आपको निकालना है सी का मजदूरी, यानी कि 2 से गुणा। 11 तिया 33, 30 दूना 60 रुपया क्या हो जाएगा, सी की मजदूरी। आगे बढ़े भाई। 11 नंबर सवाल क्या बोलता है कि 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 20,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज तुम्हारा अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। 2 वर्ष में 4% की वार्षिक दर से 20,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। बहुत ही लेंदी सवाल है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 वर्ष की कहानी है तो ठीक था, लेकिन यहाँ आपने बोला कि अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग जब होता है तो रेट तुम्हारा आधा हो जाएगा और टाइम तुम्हारा डबल यानी कि 4 ईयर्स हो जाएगा। बोलिए, तो 2-2% का 4 साल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, आपको मालूम है, 4:6:4:1। ये क्या है भाई, तो इस प्रिंसिपल अमाउंट का आपको निकालना है पहले 2%, कितना आएगा 400 रुपया। ठीक है, पहला केस। इस 400 का फिर से निकालो अब 2%, यानी कि 8 रुपया। इस 8 रुपए का फिर से निकालो 2%, कितना आएगा बताइए। इस 8 रुपए का फिर से निकालो अब 2%, यानी कितना आएगा बताओ। तो आप बोलेंगे पॉइंट 0.08 होता 1%, तो आपको निकालना 2 यानी कि 0.16%। अब चौथे केस में इसका भी निकालना है 2%, लगभग जीरो से थोड़ा सा अधिक होगा, जीरो से माइनर अधिक होगा बोल सकते हैं। इन चारों वैल्यू में क्या करना होता है, इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वाले को 4 से, सेकंड वाले को 6 से, थर्ड वाले को 4 से और फोर वाले को 1 से। जीरो प्लस लगभग जीरो प्लस ही देगा।
ये तुम्हारा देगा 0.64 के बराबर, ये देगा 8 छक 48 के बराबर, और ये देगा 1600 के बराबर। अब तुम कुछ ना करो, इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा बताओ। तो आप बोलेंगे 1648.64, 1648.64, ये बिल्कुल इतना माइनर है ना ये वाला, इसको लिखो चाहे मत लिखो, बात तो सेम ही है। सो आंसर नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई। उस घन का आयतन निकालिए जिसके सबसे लंबे विकर्ण की माप 11√3 है। अगर साइड कितना निकाला हो बताओ, यानी कि ये तुम्हारा √3 a के बराबर है, √3 से √3 कट जाएगा, a की वैल्यू आ गई 11। आपको निकालना है वॉल्यूम, यानी कि 11 का क्यूब, यानी कि 1331 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। आगे बढ़े। नेता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि होती है और फिर 13% की कमी हो जाती है, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है। जब सेम वृद्धि और सेम घट जाए तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस कितने का होता है, तो आप बोलेंगे 13 का 13%, यानी कि 13 गुणा 13/100, यानी कि 1.69% का उसको लॉस होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। 3 क्रमिक छूट निकालना है, समतुल्य छूट कितना होगा। तो आप बोलेंगे अगर 10 और 20 की बात करेंगे तो 10 और 20, 30 माइनस 20 का 10%, यानी कि 28% तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 और 20 का। अगर 15 को भी शामिल करेंगे तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 28 प्लस 15 यानी कि 43, और माइनस करना है 28 का 15%, यानी कि 4.2, कितना हो जाएगा 38.8%। लेंदी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जब अपने माल पर क्रैमल से 60% अधिक अंकित करता है, मतलब क्रैमल मान लिया हमने 100 रुपए के बराबर है, तो उसने मार्क कर दिया भाई कि हम इसको बेचेंगे 160 में, बोलिए, और 20% का छूट दिया, मतलब 16 गुणा 2 32, अगर कम करेंगे तो बन जाएगा 128 रुपया। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 100 से बेचा आपने 128 में, 28% का आपको लाभ देखने को मिला है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 12% अधिक अंकित करता है, लेकिन नकद पर भी 12% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि निकाल दीजिए। आपको फटाफट दिख गया होगा कि इसमें हमेशा हानि होता है, क्योंकि अगर 12% एक्स्ट्रा अंकित किया फिर 12% कम कर दिया तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस कितने का होगा, तो 12 का 12%, यानी कि 12 गुणा 12/100, यानी कि 1.44 इसका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,900 में सेल किया गया। एक वस्तु को 10% की हानि पर, दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पर। पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। मुझे एक बात बताओ, अगर ये बेचा गया नहीं लिखा होता, अगर इसको हमें कुछ और भाषा में लिखा गया होता, दोनों का अगर क्रय मूल्य दे दिया होता, तो फिर हमेशा क्या होता, लॉस होता। और वो लॉस कितने होते, 10 का 10% के बराबर। समझ रहे हो बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। प्रत्येक में से 9900 में बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस है। 10% की हानि हुई है, यानी कि 9900, यानी कि 90 के बराबर मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। तुम्हारा CP1 देगा, बताओ। अच्छा, दूसरी पे 10% का लाभ हुआ, मतलब ये 9900 जो है वो तुम्हारा 110 के बराबर है। आपको निकालना है 100 की वैल्यू। ये तुम्हारा CP2 देगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल CP मिल जाएगा। बताइए ना, टोटल CP आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 90 से कटेगा 110 बार में, ये कटेगा 90 बार में, ये बन जाएगा 11,000, और ये बन जाएगा 9,000। दोनों का सम कितना बताओ, 20,000। समझ गए। बेचा कितने में, 9,900 और 9,900, ये तुम्हारा CP टोटल हुआ, बताओ। और SP टोटल कितना हो जाएगा बताओ। तो इनको प्रत्येक में सेल किया गया, मतलब 19,800। लॉस कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे 2%, सॉरी 200 रुपया का लाभ हुआ। वही हम कह रहे थे, कि अगर यहाँ पे तुम्हें 9900 में बेचा गया ना लिख के, अगर तुमको कॉस्ट प्राइस दे दिया होता कि हाँ दोनों को 10,000 में खरीदा गया, ऐसा कुछ बोल दिया गया होता कि दोनों को 10,000 में खरीदा गया, CP रहता, मतलब 20,000 बन जाता। तो 20,000 का 10 का 10%, यानी कि 200 रुपया हानि होता। समझ गए बात को, मेरी भावनाओं को समझ गए आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल में लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 18 पे आते हैं भाई। सवाल बोलता है कि अनुपम ने 2 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय को शुरू करता है, और पहले वर्ष में क्या होता है कि 4% की हानि होती है।
दूसरे वर्ष के दौरान जो है वो 10% का लाभ होता है और तीसरे वर्ष में उसे 15% का लाभ होता है, तो 3 वर्षों की पूरी अवधि के लिए उसका शुद्ध लाभ की गणना कीजिए। क्या बात है, गुणा भाग करना पड़ेगा, कुछ खास इस सवाल में है नहीं, लेंदी है थोड़ा, कोई बात नहीं। अगर हम देखेंगे कि 2 लाख रुपया, मैं चेक करता हूँ कि 2 लाख रुपया 3 साल के बाद कितना बन गया, पहले हम वो निकाल लेते हैं। अगर घट गया होगा तो हानि होगा, अगर बढ़ गया होगा तो लाभ होगा, बोलिए ना। तो आपसे बोला कि 2 लाख, ठीक है, 2 लाख हो गया, पहले 4% का हानि हुआ, मतलब 100 रुपया की वस्तु घट के हो गई 96, बोलिए। फिर बोलता है कि नहीं भाई 10% का लाभ हुआ अगले साल, यानी कि 100 की वस्तु अब हो गई 110। फिर बोलता है कि अच्छा तीसरे वर्ष में फिर से 15% का आपको लाभ हो गया, मतलब 100 की वस्तु हो गई 115। गुणा कर लो, पहले अमाउंट निकालते हैं। तो आप बोलेंगे 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो यहां से 5 जीरो और यहां से 1 जीरो, गुणा कर लो। गुणा करें, करते हैं। 11 छक, या फिर और भी तरीके हमारे पास है। 96 × 10 960 और प्लस 96 और, यानी कि 1056। सही है क्या, 1056। गुणा करेंगे भाई 115 से, गुणा करेंगे मेरे भाई 115 से। 115 गुणा 6 यानी कि 690, कैरी हो गया 69। 115 गुणा 5 यानी कि 575, कितना हो जाएगा बताइए, 650 माइनस 6 यानी कि 644, कैरी हो गया 64। कैरी हो गया भैया, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या, गुणा कर लो फिर से। 115 गुणा जब मैंने 6 किया तो 690 हुआ, 69 कैरी हो गया। 115 गुणा 5 यानी कि 575, मैंने मिस्टेक किया था, 575 और प्लस कर दो 69, कैरी जोड़ लो, यानी कि 9 5 14, हाथ में रहा 1, 7 6 13 1 14, हाथ में रहा 1, 644 का लिख दिया हमने 4, कैरी हो गया 64, जीरो से किया जीरो तो 64 का हो गया 4, अब कैरी हो गया 6, तो ये 15, 115 और 6 यानी कि 121 बन जाएगा तुम्हारा। क्या बन गया तुम्हारा, 115। सही तो है। हमने कुछ मिस्टेक ये किया है ना कि यहाँ पे देखो 2 लिखना हम भूल गए थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे। वही हम देख रहे हैं बार बार कि कुछ तो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, जो कि 1 लाख क्यों आ रहा है, 2 लाख से घट के 1 लाख क्यों आ रहा है। तो यहाँ हम 2 से गुना करना भूल गए थे, यानी कि अब देखोगे तो बन जाएगा 242,880, मतलब 2 लाख का जो निवेश था वो अब बन के हो गया है 2,42,880 रुपया, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 42,880 रुपया, जो कि इस सवाल के ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं भैया और 19 पे आते हैं। यदि ₹X 10 पेन की कीमत है, जिसकी कीमत 42 रुपए प्रति दर्जन है, और Y घंटे, क्या है ये सवाल, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा पर 175 किलोमीटर की यात्रा करने में लगने वाला समय है, तो x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी है। कितना घटिया सवाल है यार, करना क्या चाहते हो भाई, साफ साफ भी कह सकते थे। तुमने कह दिया कि 42 रुपया प्रति दर्जन, मतलब जो एक पेन की कीमत है वो कितना हो जाएगी, 42/12। तो आपसे कह रहा है कि 10 पेन की कीमत जो है वो 10, वो तुम्हारा x के बराबर, मतलब अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो तुम्हारा x की वैल्यू आ चुकी है। फिर अगला देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इतना घंटा लगता है, कब, इतने के स्पीड से आप इतना किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो, तो काट दो, 25 सत्ते तो 14 से कट जाएगा, यानी 14 गुना 12.5, यानी कि जो y की वैल्यू आ रखी है वो 14 घंटे है। आपसे x² प्लस y² निकालना है, तो पहले मुझे काटना पड़ेगा इसकी वैल्यू को। 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 2 बचे 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई 35 और y की वैल्यू आ गई 14। तो इन दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1225 और 196, यानी कि 1421 इस सवाल का आंसर है। ये कैसा सवाल है भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? किस तरह का ये सवाल है भाई, मुझे समझ में नहीं आया, इसमें कोई लॉजिक है क्या? आगे बढ़ते नंबर पे आते हैं, लास्ट सवाल कर लेते हैं फटाफट। दो संख्याएं 2:3 के रेशियो में है,
उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक भी दे रखे हैं। तो इन दोनों ही संख्याओं में कितने का अंतर है? इन दोनों ही संख्याओं में कितने का अंतर है मेरे भाई, आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप देखेंगे भाई कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी इसको हम 2x और 3x मान लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब 3 दूना 6 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी 6 से कट जाएगा भाई, 6 दूना 12 और ये 1 के बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21। तो जो x की वैल्यू होगी वो दो में से एक बाहर, यानी कि 21 के बराबर होगा। और x तुम्हारा क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे x तुम्हारा कांस्टेंट है, यानी कि एक वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 42। या फिर अगर तुमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, तो अंतर है 3x माइनस टू एक्स। 3x माइनस टू एक्स यानी कि जो x है वही तुम्हारा अंतर है, और जो x है वही तुम्हारा 21 है। जो 21 है वही तुम्हारे सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान सवाल था ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई वीडियोस को बनाने में, ठीक है, क्योंकि वर्क भी होता है, काम भी करने होते हैं। आपके लिए थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा फायदा मिल जाए आपको, ठीक है। तो एक बार लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।